ज्या लुटती अस्मत कब तक। आज मन बहुत विचलित है, दिल बहुत परेशान है हर उस शख्स का जिसने हाथरस में निर्भया जैसी घटना देखी और उसके बाद में जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन अपराधियों को बचाने की कवायद में जुटा रहा। सीधे सीधे आरोप सरकार के ऊपर भी लगते रहे विपक्षी पार्टियों के जरिए। सवाल यह कि एक 19 साल की युवती के साथ में, जो कि दलित समाज में आती है, गांव के ही कुछ दरिंदे उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसकी जीभ काट देते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, उसकी गर्दन तोड़ देते हैं और उसके बाद में पुलिस मुकदमा लिखती है 307 के तहत। जान से मारने की कोशिश हुई। बलात्कार या सामूहिक बलात्कार का कहीं जिक्र तक नहीं होता। एक शख्स की गिरफ्तारी होती है, कई दिनों के बाद में जाकर के 4 और लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस बयान लेने के लिए उस मासूम के पास अस्पताल में नहीं जाती है। कई दिन लग जाते हैं पुलिस को बयान लेने के लिए। और इन तमाम चीजों के बीच में दावा यह कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगा है। ये पुलिस प्रशासन के लोग जिनके जिम्मे, जिनके कंधों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, वो अपराधियों को बचाने में लगे रहते हैं। सवाल यह है कि ऐसी पुलिस और प्रशासन से जुड़ी हुई टीम या उनके जिम्मेदारों के ऊपर में प्रशासनिक स्तर पर, शासकीय स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। साल 2012 निर्भया का कांड आपको याद होगा। उसके बाद उम्मीद थी इस बात की कि कानून में बदलाव किया गया, बहुत सारी ऐसी चीजें की गई, यहां तक कि निर्भया के लिए उसके नाम से फंड किए गए ताकि कोई दूसरी बेटी के साथ में अस्मत ना लूटी जाए। मगर हाथरस की यह घटना अपने आप में इकलौती घटना नहीं है। उन्नाव से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के, शाहजहांपुर से लेकर के अलग अलग जगहों में उत्तर प्रदेश में जिस तौर पर मासूम युवतियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई, हत्याएं कर दी गईं, और यह घटना हाथरस में दिल दहलाने वाली है, कलेजा मुंह को ला देने वाली है। मगर पुलिस प्रशासन सिर्फ अपराधियों को एक तरीके से शेल्टर देने में जुटा हुआ है। बड़ी बेशर्मी के साथ में आज भी जब जिलाधिकारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें झूठ परोसा गया। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या और कौन है इसका असली जिम्मेदार। क्या पुलिस, क्या प्रशासन या सरकार। उससे पहले आप ये बयान सुनिए। उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जब बाद में दबाव बढ़ा तब पुलिस ने अलग से मुकदमा में धाराएं बढ़ाई। आज वो बेटी हमको आपको छोड़ के चली गई, उसकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उनके सारे कनेक्शन, सारे तार भारतीय जनता पार्टी से क्यों हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार और अपराध का गठबंधन चल रहा है। हाथरस की बेटी जीवन और मौत से जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, सरकार बैठकर मुखदर्शक बनी थी। आखिर सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? उसके इलाज की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की? कौन है इसका जिम्मेदार? कांग्रेस पार्टी आज शाम को 6 बजे उस पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए हर मंडल पर प्रदर्शन करेगी, शोक सभा आयोजित करेगी। क्योंकि जो घटना है हरदोई की बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी है। अब कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करेगी, कानून के तहत होएगा। आप सबके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। सवाल हमारे मन में भी हैं। R9 टीवी के माध्यम से हम ये सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार के सामने रख रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि 14 सितंबर को ही पुलिस ने बलात्कार का मामला क्यों दर्ज नहीं किया। सवाल नंबर 2, हाथरस प्रशासन ने पीड़िता को तत्काल दिल्ली रेफर क्यों नहीं किया। सवाल आपके मन में भी होगा। सवाल नंबर 3,
लापरवाह डीएम और एसपी पर कार्रवाई कब होनी है, कब होगी, इंतजार कर रहे हैं। सख्त कानून के बाद भी बलात्कारी बेखौफ क्यों हैं? महिला अपराध रोकने में पुलिस फेल क्यों है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि पहली बार हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं, मगर इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? और आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर शबनम पांडे जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मैडम आपका। साथ में हमारे साथ में विभा शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ में है, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ में है प्रियमदा तोमर जी जो कि सदस्य हैं महिला आयोग की। शुरुआत सबसे पहले मैं शबनम पांडे जी आपसे ही करना चाहूंगा। वादा तो था कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। क्या इस तरीके से हाथरस में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी जैसा हाथरस में हुआ? देखिए, वादा था नहीं, वादा हमारा आज भी है कि हम महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और तमाम ऐसी घटनाएं जहां पे इस तरीके की घटनाएं हुई उसमें हमने आरोपियों को पकड़ने में चंद दिन ही लगाए। दूसरी बात, ये एक बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली घटना निश्चित तौर पे है, पर यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने जो लापरवाही की है, जिस तरीके से उन्होंने जो बच्ची थी उसको हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने अगर उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए नहीं रेफर किया, ये सारी चीजें जांच का विषय आप मानती हैं, लेकिन आप मानती हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई? आप मानती हैं ना? देखिए अगर लापरवाही हुई तो उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या वहां के एसपी हटाए गए? क्या जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की गई? देखिए, ये मेरे मानने की बात नहीं है, ये जांच का विषय है कि अगर बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद भी रेप केस में दर्ज नहीं हुआ था, केवल उसका मर्डर केस में था, तो निश्चित तौर पे पुलिस की लापरवाही नहीं, ऐसे केसेस में शबनम पांडे जी, आप भी एक एक्टिविस्ट रही हैं, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप रही हैं, उसके बाद आप राजनीति में आई हैं। ऐसे केसेस में पुलिस ने जो किया, क्या वो ठीक था? देखिए, प्रथम दृष्टया जो है ऐसा लगा होगा कि ये हत्या का है, तो उसपे हत्या के मामले में धारा में इसको रजिस्टर किया गया एफआईआर। इतना सॉफ्ट मत होइए जब मेडिकल शबनम पांडे जी, ऐसा लगा होगा पुलिस ने ऐसा किया, सीधे सीधे आप बोलती क्यों नहीं है कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है? जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती, अगर मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद भी पुलिस ने धाराओं को नहीं बदला, तो निश्चित तौर पे लीपापोती कर रहे थे और उन पुलिस अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, इस तरीके से महिलाएं सुरक्षित होंगी प्रदेश में? एंकर महोदय, मैं देख रही हूँ कुछ सालों से जो जिह्वा का इस्तेमाल है, जो जीभ का इस्तेमाल है, वो सिर्फ चाटुकारिता के लिए किया जा रहा है इस निज़ाम में, और हुकूमत के खिलाफ बोलने पर आपकी जीभ काट दी जाती है। आप इस केस को देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिरी तक, यहाँ पर उस बच्ची की जीभ तक काट दी गई है, इसलिए ताकि वो बता ना सके उसके साथ क्या हुआ है। आप देखिए, जिस केस में इतनी लापरवाही हुई है, उसके बाद भी आज सत्ता पक्ष ये मानने को आमादा नहीं है कि उसके खिलाफ कार्यवाही सही तौर पे की गई या नहीं की गई। वो कह रही है कि जांच का विषय है कि लापरवाही हुई कि नहीं। का काम किया जाता है, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का। शबनम पांडे जी कह रही है कि ये तो जांच का विषय है कि लापरवाही हुई कि नहीं हुई। चाहिए होते, ये 14 सितंबर की घटना है, और आज आपके प्रवक्ता को ये भी नहीं मालूम है हरदोई की घटना है या हाथरस की घटना है। शर्म आनी चाहिए आपको, तो आप लोगों को कमंडल से जल निकालकर डूब मरना चाहिए उसमें। वास्तव में आप महिला सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, पूरी तरह से असमर्थ हैं। और उसके बाद आपने कार्यवाही के नाम पर क्या लीपापोती की है? मैं एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद मैं चर्चा को ओपन करूंगा, ठीक है? और जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते हैं। प्रियमदा तोमर जी, ये जो सब कुछ हुआ है, 2012 में निर्भया का कांड होता है, उसके बाद में उम्मीद थी कि सब कुछ थोड़ा ठीक चलेगा, मगर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनके खिलाफ में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस प्रशासन उनको बचाने में लगा रहता है। सत्ता में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि साहब ये जांच का विषय है कि लापरवाही हुई क्यों नहीं हुई।
महिला आयोग की आप सदस्य हैं, देखा होगा पूरे मामले को आपने। देखिए, जहाँ तक मुझे इस घटना का बेहद अफसोस है, मेरे पास शब्द नहीं है इस घटना की निंदा करने के लिए। मैं निशब्द हूँ। इतनी दरिंदगी के साथ इस बच्ची के साथ जिस प्रकार से इसकी जीभ काटी गई और इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसका वाकई में उसके लिए जो भी अगर जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन के अन्य महिला आयोग के सदस्य होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? क्या महिला आयोग कोई चिट्ठी लिखेगा मुख्यमंत्री जी को? क्या इस पर किसी एक्शन के लिए सिफारिश करेगा? अब तक महिला आयोग ने क्या किया? अभी तक फिलहाल तो मैं आपको बता दूं महिला आयोग की स्थिति। अभी महिला आयोग इस समय अगस्त से महिला आयोग अपने कार्य में नहीं है। सभी जो है हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, परंतु फिर भी क्योंकि मैं महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हूँ, तो मैं जरूर उस नाते में मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए या पुलिस प्रशासन से हम इसकी पूरी जानकारी लेके, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्या क्या इसमें हुआ। मुख्यमंत्री जी को इसमें हम लोग चिट्ठी लिख के उनसे पूछेंगे, या उन्होंने तो अपने स्तर पे सब कार्य किए ही हैं, परंतु महिला आयोग की तरफ से भी हम लोग जो अध्यक्ष हैं हमारी, उनकी तरफ से जो डीजीपी हैं या सब जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे मालूम करके ठीक है, चलिए आपने अपनी मजबूरी बताई कि फंक्शनल नहीं है अभी विमेन कमीशन उत्तर प्रदेश में, मगर विभा शुक्ला जी हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है, ठीक है, हमने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है जिसमें किसी युवती ने, किसी महिला ने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आरोप लगा दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग उस पर संज्ञान लेता है। क्या हाथरस की घटना, निर्भया जैसी घटना जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को खामोश रहना चाहिए? महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है हाथरस से, राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर खामोश क्यों है? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आज इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, और एक समाजवादी पार्टी की नेता होने के नाते और देश की महिला और उत्तर प्रदेश की एक महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि आज देश में या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना है या कोई ऐसी सरकार नहीं है जो उनको सुरक्षा प्रदान करे। मैं योगी जी से भी कहना चाहूंगी, मोदी जी से भी कहना, जिस तरीके की घटना हुई है, नहीं वो कागजों पे है, वो केवल लिखे जाते हैं। हमारे सुरक्षा के लिए कोई कागज या कोई कानून या कोई प्रशासन सामने नहीं आ रहा है। जिस तरीके की घटना आज हुई है, वो उस लड़की ने दम तोड़ा है। आप देखिए कि अब भारत की तस्वीर विदेशों में दिखाई जा सकती है कि महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार करके जीभ काट दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है, बलात्कार करके। ये कहां, किस विश्व में, कहां पे ये दिखा के योगी जी और मोदी जी अपने आप को बताएंगे कि हम महिलाओं की इस तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? ठीक है। और इसीलिए मैं आज इस बात को कहूंगा कि आज हम इस चर्चा के अंदर, इस डिबेट के अंदर सैद्धांतिक बातों से हट करके जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जहां पर लापरवाही हुई है, जहां पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है, उसी को लेकर के हम बात करेंगे। शबनम पांडे जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे यहां पर एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर जब पुलिस के पास में वो परिवार जाता है गिड़गिड़ाते हुए, तो सिर्फ धारा 307 में मुकदमा लिखा जाता है। कई दिनों के बाद में जाकर के उसमें धाराएं बढ़ाई जाती हैं, कई दिनों के बाद जाकर के गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होता है, जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, गर्दन टूट जाती है, सब कुछ होता रहा, मगर हाथरस के डीएम साहब, हाथरस के एसपी साहब सिर्फ गफलत की नींद सोते रहे। इस पर भी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक। तो क्या यह मान लिया जाए कि जब तक किसी मुद्दे को मीडिया नहीं उठाता है, उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता या फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती है? आखिर क्यों एक पीड़िता को उसी वक्त बेहतर ट्रीटमेंट और इलाज के लिए फौरन उसे दिल्ली नहीं भेज दिया गया? क्या इस बात का डर था कि दिल्ली जाने से यह मामला तुल पकड़ेगा, सुर्खियों में आएगा, मीडिया का अटेंशन इस पर होगा और इसके बाद में कई सारे अधिकारी इसमें नपेंगे? क्या यह वजह थी? हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए, एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करता हूं। शबनम पांडे जी, 2-3 सवाल जिस पर हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ी क्लैरिटी आए। जिस वक्त पुलिस के पास में शिकायत दर्ज कराने पीड़ित परिवार जाता है, सिर्फ 307 के तहत मुकदमा, यानी कि हत्या करने की कोशिश में मुकदमा लिखा जाता है। लड़की को अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। शबनम पांडे जी,
जब पहली बार पीड़ित परिवार जाता है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, मेरा वही सवाल कि 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो फिर यह कि उस वक्त कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है, किसी को डिटेन क्यों नहीं किया जाता है? उसके बाद में जब राजनीतिक तौर पर यह मामला तूल पकड़ता है, तब जाकर के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होती है एक शख्स की, उसके बाद में 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, फिर जाकर के गैंग रेप का मामला दर्ज किया जाता है। ये इतनी लापरवाही है ऐसे मामलों में? देखिए, सबसे पहली बात, जब पीड़िता का भाई जाता है थाने में और तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया जाता है और प्रथम दृष्टया उसकी चोटों को देखते हुए धारा 307 के तहत उसको दर्ज करा जाता है। और जब पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि इसके साथ रेप भी हुआ है, रेप की सवाल यही है ना कि ये जो टाइम पीरियड है, पुलिस को कब पता लगता है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ? क्या जिस वक्त एक खेत में बेहोशी की हालत में गर्दन टूटी हुई, जबान कटी हुई, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई इस अवस्था में कोई महिला मिलती है, तो क्या पुलिस की पहली निगाह नहीं जाती कि इसके साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ? उसी दिन इस बात की पुष्टि क्यों नहीं होती मेडिकल करा करके? देखिए, कोई भी पुलिस एफआईआर दर्ज करेगा तो कानून के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता भी है तो मेडिकल रिपोर्ट जब तक नहीं आए तब तक वो दर्ज नहीं कर सकते। तो कब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई? सवाल तो वही है ना, इतना दिन लगा दिया गया इस पूरे मामले में, और वो भी पुलिस का वर्जन है कि पीड़िता का जब बयान 22 तारीख को आया, 14 तारीख की घटना है, उसके बाद में गैंग रेप का मामला हमने दर्ज किया। ये बीजेपी की जो मेरी प्रवक्ता बहन बैठी हुई है, इनको क्या उस लड़की का दर्द नहीं समझ में आ रहा है? ये किस तरीके की बात है? बोलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून चल रहा है भाई? कौन सी सोई हुई पुलिस है भाई? योगी जी भी सोए हुए, आप भी सोए हुए। जब इनके कार्यकाल में हुआ करता था और इनके नेताजी कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है तो वो दर्द बयान क्यों नहीं किया उस वक्त? यही तो आश्चर्य की बात है कि सब महिलाएं चुप रहती हैं, सब अपनी पार्टी देती हैं। मैं तो साफ तौर पे कह रही हूँ कि अगर कहीं भी कोई लापरवाही हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, कानून के तहत रहते हुए ही कार्रवाई होती है, और अगर हम कानून से खिलवाड़ करेंगे और हम जल्दबाजी करेंगे तो कहीं न कहीं जो दोषी होते हैं वो बच निकलते हैं। शायद यही वजह है कि तमाम कन्विक्शन रेट जो हमारा कम हुआ, इसमें यही होता है। अब मैं शबनम पांडे जी थोड़ा सा आईना आप दोनों लोगों को दिखा देता हूं। शबनम पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये भी मुझमें है कि ठीक है, एक सेकंड विवाद में आऊंगा, मैं दोनों लोगों को आईना दिखा रहा हूं। एक सेकंड, गायत्री प्रसाद प्रजापति से लेकर के चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सेंगर से लेकर के और मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में एक विधायक के ऊपर में जिस तरीके से एक आरोप लग रहा है, सारी चीजें अपनी जगह, मैं उन पुरानी चीजों में नहीं जाऊंगा। और किस सरकार ने क्या क्या, कौन सी सरकार क्या कर रही है, आरोप प्रत्यारोप नहीं। प्लीज, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों को लेकर के क्या पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? बिल्कुल भी नहीं निभाई। शबनम पांडे जी, बिल्कुल नहीं निभाई। देखिए, मैं कहीं से भी पुलिस प्रशासन के बचाव में नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि हमारी सरकार कौन बचा रहा है फिर? उन 4 दबंगों को उस गांव के कौन बचा रहा है? आपकी कौन बचा रहा है दबंगों को? बचा रही है हमारी सरकार। आपको नहीं बचा बैठे हुए हैं ना, आपकी सरकार बचा रही है भाई। हम अपराधियों के आप नहीं बचा रहे तो आपने कोई इंटरनल कमेटी इंक्वायरी गठित की पुलिस कर्मियों के खिलाफ में? निश्चित तौर पे पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होगी। अरे मैडम, कार्रवाई होगी, यही तो हम सुनते आ रहे हैं। और इसीलिए ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के मन बढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस उनके जेब में है, उनको लगता है कि प्रशासन उनके जेब में है, क्योंकि वो दबंग है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, क्योंकि उनके पास असर और रसूख है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर निर्भया जैसे न जाने कितने और ऐसी युवतियां हैं जिनको निर्भया जैसे हालात से गुजरना होगा क्या। छोटा सा ब्रेक। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से हमारी पुलिसिया व्यवस्था, जिस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था है, क्या इन तमाम चीजों के लिए वो जिम्मेदार है? और ऐसे में एक बड़े ऑपरेशन क्लीन की जरूरत प्रशासनिक स्तर पर, पुलिसिया स्तर पर जो टीमें हैं उनके बीच में किए जाने की जरूरत है। हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता हमारे साथ में इस वक्त हैं प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका जी, ये जो एक ऐसी स्थिति है, एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करने का मामला है, विपक्ष में होने के नाते अब जरूरत है किसी नए मैकेनिज्म की,
ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश भी लगे? कैसे लगेगा अंकुश? आप देखिए कि इस पूरी घटना में असंवेदनशीलता की हदें पार कर दी गई हैं। आप देखिए ये 14 तारीख का केस है और आज भी बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। आप सो रहे थे क्या? आप नारियों का जो सम्मान है और बेटी बचाओ का जो अभियान है क्या सिर्फ कागजों पे दिखाते हैं? आप करोड़ों रुपया कागजों पे बर्बाद कर देते हैं, पर एक बच्ची जो अस्पताल लड़ रही थी उसको आप एयरलिफ्ट नहीं करा पाए, उसको आप अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए ताकि आज वो बच जाती। वास्तव में लापरवाही और असंवेदनशीलता की इन्होंने हदें पार कर दी हैं। उसके बाद भी ये निर्लज होकर सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि हम अभी कार्रवाई करेंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और हम सजा देंगे। अरे आप सजा देना चाहते तो तुरंत के तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप इंतजार कर रहे थे कि उस बेटी की जब मौत हो जाए और जब उसके बाद जनता आक्रोशित हो जाए और जब मीडिया एक्टिव हो जाए तब आप उस पर एक्शन लेंगे। आप इंतजार करते हैं, हर एक केस में इंतजार करते हैं। इससे पहले भी यही किया आपने। ठीक है शबनम पांडे जी, एक छोटा सा जिक्र मैं यहां पर करूं कि एक अभिनेत्री पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सिर्फ अपनी बातें रखती है, उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग के कहता है इस पूरे मामले में संज्ञान लेता है। उसके बाद में एनडीए के सहयोगी दल जाकर के गवर्नर से मुलाकात करने की और उसकी मदद करने की बात करते हैं। यहां तो सब कुछ बहुत बेदर्दी से किया गया। मैडम देखिए, मुझे समय दीजिए, मैं पूरी बातों को कहती हूँ। सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता अपने शब्दों का मर्यादा भूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उन्होंने एक तो गलत बयानबाजी किया कि संज्ञान लेने का। हमने मर्यादा तो आप लोग भूल गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा की मर्यादा नहीं रख रहे हैं। आप ये बताइए, मर्यादा आप लोग नहीं रख रहे हैं। मर्यादा किसको कहते हैं? मर्यादा वहाँ कहते हैं कि जब जिस देश में महिलाएं सुरक्षित ना हो वहाँ क्या मर्यादा की बात कर रही हैं आप? किस मर्यादा की बात कर रही हैं आप? कौन सी मर्यादा? अरे मर्यादा होती ही तो उस बच्ची को आप समय रहते इलाज ना देते। आप मर्यादा होती तो समय रहते कार्यवाही ना करते आप उस पर। आप मर्यादा की बात ना करें, आप पे शोभा नहीं देती है मर्यादा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मर्यादा की बात वो करे जो मर्यादा में रह के काम करे। आपको मर्यादा होती तो शायद वो समय रहते उस बच्ची के जो है इलाज बेहतर तरीके से होता, आज वो जिंदा होती। देखिए इस पर किसी के साथ इतनी बड़ी घटना होने पे राजनीति मत करिए। कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? मुझे लगता है कि आप सभी के सभी यहाँ बैठ करके राजनीति ही कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप सब के सब बैठ करके यहाँ पर राजनीति कर रही हैं। शबनम पांडे जी, मौका किसने दिया? विपक्ष के मुद्दे पर बोलेगा ना, मौका किसने दिया? सत्ता में आप हैं। अभी 3 दिन पहले जब मिशन दुराचारी को लॉन्च करने की बात हुई तो आंसू यही विपक्ष उठा रहे थे। हमने ऐसे ही दुराचारियों पे मिशन दुराचारी लॉन्च किया तो आंसू इनके बह रहे थे। और अनुराग कश्यप पे अगर अभी तक सो रहे थे क्या मैडम जी? अभी तक सो रही थी क्या हमारी सरकार और हमारा प्रशासन? अभी तक सो रहा था। 14 दिन के बाद आज 21 तारीख को उसका जो है सभी मेहमान इस वक्त महिलाएं हैं बलात्कार हुआ है और उसके बावजूद मर्यादाओं की बात हम करते हैं, मगर उस लड़की की मर्यादा क्या, उसकी इज्जत क्या, और वो सारी चीजें जिसने सहा, इतनी सारी दरिंदगी को सहा, इतनी दरिंदगी को सहा, आपको एक जुमला चुप जाता है। आप मर्यादा की बात करते हुए आप लोग लड़ते हैं, मगर इस लड़की का एहसास क्या किसी को है? बेटियों की सुरक्षा करने में शबनम पांडे जी को मैं आपको बताऊं, विषय की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं है। मिशन दुराचारी का क्यों विरोध कर रहे थे? मैडम इसीलिए हमें लगता है कि क्या ऐसे टीवी डिबेट में किसी किस्म का कोई हासिल होता है? क्या चर्चाएं करने के बाद में जिस सार्थक नतीजे की हम उम्मीद करते हैं क्या वो आ पाते हैं? बेशक नहीं आते होंगे, बेशक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, मगर कम से कम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम संवेदनाओं को जगाने का काम करते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, कोई भी शख्स क्यों ना हो, उसके खिलाफ उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों और लापरवाहियों के लिए, अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा हो। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया R9 टीवी पर आकर के आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, मगर सवाल यह है कि इन चारों दरिंदों को जिनकी तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं, इनको फांसी होगी, कब होगी? और वो 2 लोग जो पुलिस और प्रशासन में बैठे हुए हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?
मैं डीएम और एसपी की बात कर रहा हूं, कोई कार्रवाई उन पर भी होगी? अभी के लिए इतना ही।